नमस्कार। आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी कृत बारहमासा। पद्मावत से लिए गए इन पदों को जो बारहमासा के अंतर्गत संकलित किए गए हैं, इसे 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड से लिया गया है। इन पदों की व्याख्या हम इस अंक में जानेंगे। उससे पहले कवि के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। भक्तिकालीन सूफी परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अमेठी के निकट जायस में हुआ था, इसीलिए ये जायसी कहलाए। जायसी अपने समय के सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते हैं। इनकी कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात करूं तो उनमें शामिल है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत इनकी प्रसिद्धि का आधार स्तंभ है। कवि ने 12 मासा के माध्यम से नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। कवि ने अगहन, पूस, माघ और फागुन इन महीनों का चित्रण करते हुए नायिका नागमती के विरह अवस्था की चरम स्थिति का मार्मिक उल्लेख किया है। अभी हमने कवि परिचय और 12 मासा की भूमिका जान ली, तो अब इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। अगहन देवस घटा निसिबाढ़े दूबर दुख सो जाय के में काढ़े। अब धनी देवस विरा राती जरय बिरय जे दीपक बाती। कापा हिया जनावा सीव तौपे जाई होई संग पियो। घर घर चीर रचा सब काहो मोर रंग रूप ले गए नाहो। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि बिरहनी ही अजारा सुलगी सुलगी दगदय भय छारा। यह दुख दगद न जाने कंतु जोबन जन्म करे भस्मंतु। पियसो कहेउ संदेसरा ए भवरा एकाग सो धनी बिरय जरई मुई तेहिक धुआं हम लाग। 12 मासा के अंतर्गत संकलित इस पद में, इस अंश में कवि ने नायिका नागमती की विरह अवस्था का चित्रण किया है। नायिका नागमती अपने पति के विछोह से विरह की अग्नि में निरंतर जलती जा रही है। अगहन का महीना आ गया है और अगहन के महीने में दिन छोटे और रातें लंबी होने लगी हैं, और ऐसे में नागमती की विरह व्यथा और बढ़ती जा रही है। वह इस असह्य दुख को कैसे सहे, यह समझ नहीं पा रही है। अब दिन और रात एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि विरह में दीपक की बत्ती की तरह वह तिल तिल जलती जा रही है। अगहन के महीने में शीत का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नायिका नागमती का हृदय कांप जाता है, और नायिका नागमती को ऐसा लगता है कि इससे तभी बचा जा सकता है जब प्रिय संग हो। प्रियतम के समीप होने से हृदय की कपकपाहट दूर की जा सकती है। सभी घरों में नारियां अगहन मास में तरह तरह के कपड़े पहन रही हैं, सुसज्जित हो रही हैं, परंतु नागमती का रूप श्रृंगार उसके पति ले गए हैं। अर्थात पति की अनुपस्थिति में वह रूप श्रृंगार किसके लिए करे, उसे ये नहीं समझ आ रहा है। आगे की पंक्तियों में नायिका नागमती अपनी विरह अवस्था का वर्णन करती हुई कहती है कि पति एक बार जो गए वो फिर पलटकर उन्होंने नहीं देखा। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, एक बार बिछड़ कर जो गए वो पलटकर उन्होंने नहीं देखा। आगे नायिका कहती है कि पति के विरह में हृदय जलकर राख हो रहा है, और इस विरह अवस्था के कष्ट को प्रियतम नहीं जान पा रहे हैं। प्रियतम की इस अनभिज्ञता के कारण नायिका नागमती का यौवन और जीवन दोनों इस विरह की अग्नि में जलकर भस्म होता जा रहा है। आखिर की दो पंक्तियों के माध्यम से विरहनी नागमती भंवरों को और कागों को संबोधित करती हुई कहती है कि हे भंवरे, हे काग, तुम मेरे प्रियतम के पास जाकर ये संदेशा पहुंचा देना कि आपकी प्रियतमा विरहाग्नि में जलकर भस्म हो गई है, और उसी के धुआं लगने से हम काले हो गए हैं। अर्थात काग और भंवरे दोनों का शरीर काला होता है, और काला होने को नागमती ने अपने जलने के विरह अवस्था में जलने से उठने वाले धुएं से काला होना माना है। ये रहे पहले पद की व्याख्या। दूसरे पद को देखते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कापा सूरज जराई लंक दिसी तापा। विरह बाड़ी बा दारुन सीयू कपि कपि मेरे लही हर जीव।
कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सुपेति आवे जूड़ी, जानहु सेच ही मंचल बूढ़ी। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जियो बिछो ही पाखी। बिरह सैचान भवे तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। रकत ढारा मासु गरा, हाड़ भये सब संख, धनी सारस होई ररि मोई, आऊ समेटहु पंख। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने विरहनी नागवती की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। पूस की ठंड आ गई है और पूस की ठंड में विरहनी नायिका नागमती का शरीर जो है थर थर कांपता रहता है और अपने पति की अनुपस्थिति में उस ठंड से वो कैसे बचे ये नहीं समझ पा रही है। नायिका नागमती का विरह संतप्त मन और शरीर पूरा जो है वो पूस की ठंड में थर थर कांप रहा है। पूस की ठंड इतनी बढ़ गई है कि सूरज भी ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लंका की ओर हो गया है, अर्थात उत्तर दिशा से वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगा है। इस पूस के माह में नायिका नागमती का जो विरह है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। वो अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम, तुम आकर मुझे हृदय से लगा लो, क्योंकि मेरा शरीर ठंड में थरथरा रहा है, कांप रहा है और तुम्हारे पास आने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। नायिका नागमती अपनी विरह अवस्था के चरम स्थिति का बयान करती हुई कहती है कि सौर सुपेती आवे जूड़ी, कि जिस ओढ़नी को ओढ़कर मैं सोती हूँ वह इतनी हल्की है कि उससे भी ठंड नहीं जाती और शीत का प्रभाव बढ़ता जाता है। जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, जिस बिस्तर पर मैं सोती हूँ वह बिस्तर इतनी ठंडी होती है मानो वो बर्फ से ढक गई हो। आगे कहती है कि चकई अपने प्रियतम चकवे से रात को बिछड़ जाती है तो दिन में उनका मिलन हो जाता है, लेकिन मेरे विरह का कहीं अंत नहीं है। हमारा मिलन न होने के कारण मैं तुम्हारे विरह में कोकिला बन गई हूँ जो दिन रात कूकती रहती हूँ। मेरे आसपास विरह रूपी बाज मंडरा रहा है और वो मुझे जीवित नहीं रहने देगा, मुझे जीते जी खा जाना चाहता है। वो मुझे मरने पर भी किसी तरह से नहीं छोड़ेगा। अंतिम पंक्तियों के माध्यम से नायिका नागमती अपने विरह अवस्था की चरम स्थिति का बयान करती हुई कहती है कि मेरे शरीर में लेश मात्र भी रक्त नहीं बचा, मांस गल गए हैं, हड्डियां सूख कर शंख बन गई है और मैं सारस पक्षी की तरह आपके वियोग में मर रही हूं। अपने प्रियतम से विनती करती हुई कहती है कि इस अवस्था में जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी तब मुझ मरी हुई के पंखों को समेट लेने आ जाना। ये रही दूसरे पद की व्याख्या। इस अंक में इन दो पदों की व्याख्या हमने जानी और दो और पद जिसमें माघ महीने और फागुन महीने में नायिका नागमती के विरह की क्या अवस्था रही है इसका वर्णन अगले अंक में मैं करूंगी। अब इस अंक में आगे बढ़ती हूँ और जानती हूँ कि अगर इन दो पदों से आपको व्याख्या बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाएगी तो किस तरह व्याख्या करनी है। इस व्याख्या अगर इसमें से कोई भी व्याख्या की पंक्तियां दी जाती हैं तो जिस तरह मैंने विस्तार से व्याख्या की है वैसे व्याख्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे, कहाँ से ली गई है, कौन कवि हैं, ये सब लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि व्याख्या विस्तृत व्याख्या करेंगे और उसके बाद हम शिल्प सौंदर्य की तरफ बढ़ेंगे। शिल्प सौंदर्य के पहले भाव सौंदर्य भी लिखेंगे, अर्थात काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में हमने भाव सौंदर्य लिया है और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप इस कविता में जो भी भाव है, जो पंक्ति आपको दी जाएगी उसका भाव लिखेंगे और शिल्प सौंदर्य में कुछ की पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जिन की पॉइंट्स को आप किसी भी पद की कोई भी पंक्ति आपको व्याख्या के लिए दी जाए ये की पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। इस काव्यांश की भाषा अवधि है, इस काव्यांश की शैली उदाहरण और चित्रात्मक है, इस काव्यांश में वियोग रस है, इस कविता में कवि की भाषा काव्यात्मक, लयात्मक तथा भावानुरूप है, इस कविता में सजीवता है और नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब दो पदों में जो अलंकार आए हैं
उन अलंकारों को देख लेते हैं कि कौन से अलंकार हैं आए हैं, और जिन पंक्तियों की व्याख्या आपको दी जाएगी उसमें इनमें से जो भी अलंकार आ रहे होंगे उन अलंकारों को आपने लिखना है। पहले पद में सियरी अग्नि वाली पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। जरे बिरे जो दीपक भांति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूबर दुख की में काढ़ी रंग रूप में अनुप्रास अलंकार है। घर घर सुलगी सुलगी में वीपसा अलंकार है। ये पहले पद के अलंकार हैं। दूसरे पद की बात करूं तो बिरह बाढ़ी कंत कहाँ सौर सुपेती बासर बिरह में अनुप्रास अलंकार है। बिरह सहचान में रूपक अलंकार है। और जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरह दोनों पदों में जो अलंकार आए हैं एक साथ मैंने दे दिया है। जिन पंक्तियों में अलंकार आया होगा, परीक्षा में पूछा जाएगा, उन्हीं अलंकारों को आप लिखेंगे। इस तरह हमने दो पद की व्याख्या कर ली है। दो और पद की व्याख्या अगले अंक में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर इन पदों में से कुछ भी आपको पूछना है, व्याख्या से संबंधित या बोर्ड की परीक्षा से संबंधित कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप जान सके, उसकी जानकारी आपको मिल सके। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।